सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जो हम लोग घटना चक्र से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका आज जो है चौथा अध्याय संख्या 4 करने वाले हैं, जिसका नाम है जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण। देखिए, ये सारे टॉपिक को कवर किया जा चुका है लगभग 1-1.5 महीना पहले। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से कवर किया गया है और आपको देखने के बाद ये एहसास होगा कि जो है ये प्रश्न कितने आसान होंगे। जो बहनें नहीं देखी हैं देख सकती हैं, जो देख चुकी हैं दोहरा सकती हैं, रिवीजन कर सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, कोशिश करूँगा कि आपको लिंक दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे जाके जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के नीचे रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बताना भूल जाता हूँ, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सबका PDF मिल जाएगा। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन का सेशन। 1943 में जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कमेटी गठित की गई। 1943 में जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कमेटी गठित की गई, जिसने आत्मनियंत्रण के तरीके की निंदा की और परिवारों की संकल्पित परिसीमन का समर्थन किया। वह कमेटी थी। इसमें जो है आत्मनियंत्रण मतलब अपने आप पे नियंत्रण को के तरीके को निंदा की। देखिए, ये नेचुरल प्रक्रिया है, जो संबंध बनाना होता है वो नेचुरल प्रक्रिया है, इसमें आत्मनियंत्रण नहीं हो सकता है। सही बात है। अब संकल्पित परिसीमन का मतलब ये है कि कुछ तरीकों को अपना के जो है किसको, जनसंख्या को रोका जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, देखिए, तो कहने का मतलब है कि 1943 में जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो कमेटी गठित हुई उसने आत्मनियंत्रण के तरीकों को निंदा किया कि आत्मनियंत्रण करिए, रोकिए अपने आप को, जबकि जो है जो कि एकदम क्या है, अप्राकृतिक बात है। और संकल्पित परिसीमन का मतलब क्या है कि जो है कुछ तरीकों को अपना के जो है और इसको रोका जा सकता है। तो देखिए, ये बात हो रही है कि वह कमेटी कौन सी थी, तो भोर कमेटी थी, सच्चर कमेटी थी, रंगराजन कमेटी थी या खन्ना कमेटी थी। तो देखिए, ये जो है ये कमेटी थी, भोर कमेटी। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए 1943 में गठित भोर कमेटी ने आत्मनियंत्रण के तरीकों को निंदा किया और परिवारों को संकल्पित परिसीमन का समर्थन किया। ठीक है, चलिए, तो ये भोर कमेटी थी जिसने जो है आत्मनियंत्रण को क्या किया, निंदा किया और परिवारों के संकल्पित परिसीमन को समर्थन किया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम कब अपनाया गया? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको बताया जाएगा। ठीक है, कि भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम कब अपनाया गया? 1950 में, 52 में, 1953 में, 1977 में। तो उसका उत्तर जाएगा बी, यानी कि 1952 में। देखिए, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है 1952 में अपनाया। यह जो है कार्यक्रम लागू करने वाला भारत विश्व का प्रथम राष्ट्र था। ध्यान रखिए, इसलिए प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि परिवार नियोजन कार्यक्रम जो अपनाने वाला जो है राष्ट्र है वो भारत है, वो भी सबसे पहले विश्व में वो है, और वो भी 1952 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, परिवार नियोजन के मतलब हम आगे समझ लेंगे। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब अपनाया गया? देखिए, सारे टर्म्स को डिटेल में जानकारी दी गई है, कृपया करके चैप्टर्स को जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रिवीजन कर लीजिएगा। अब उतना डिटेल में जानकारी यहाँ पे देना संभव नहीं है। देखिए, अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब क्या होता है? बहुत बहनों को लग रहा होगा जो नहीं पढ़ी होगी, मेडिकल प्रेगनेंसी को टर्मिनेट क्यों किया जाता है भाई, प्रेगनेंसी को खत्म क्यों किया जा रहा है? देखिए, जब कभी कोई बलात्कार पीड़िता होती है, वो बच्चे को नहीं रखना चाहती है, सच बात है, सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक मान प्रतिष्ठा की दृष्टि से उसको रखना ठीक भी नहीं है, तो उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। किसी में बच्चे की जीवन खतरा हो, माँ के जीवन खतरा हो, या दोनों के जीवन खतरा हो, तो टर्मिनेट किया जा सकता है। या मतलब कई कंडीशन बनते हैं जो जिसमें हमारा न्यायालय ने खुद इस चीज़ को माना है कि हाँ, ऐसे में टर्मिनेट किया जा सकता है। उसमें डायरेक्टरों की कमेटी गठित होती है, जिस हिसाब से जितने हफ्ते का बच्चा होता है
उस हिसाब से, ठीक है। इसको जो है लेक्चर्स में कवर किया जा चुका है, तो उसको जाकर देख सकते हैं। 1961 में, 1967 में, या 1971 में, या 1979 में, तो कब हुआ ये EC यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में बनाया गया। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो 1971 में बनाया गया, ध्यान रखिएगा। मैं बार बार बता चुका हूँ कि जितने भी सारे एक्ट हैं उसका डेट बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डेट के साथ कृपया करके सारे एक्ट को याद कर जाइएगा, बिना डेट के जो है काम नहीं चलने वाला है। परिवार नियोजन कार्यक्रम हमारे देश में पूर्ण रूप से असफल हो गया और उसकी सफलता के लिए एक बिल्कुल नए उपागम की आवश्यकता है। किसने कहा, ठीक है। परिवार नियोजन कार्यक्रम हमारे देश में पूर्ण रूप से असफल हो गया, उसकी असफलता के लिए बिल्कुल नए उपागम, नए उपाय की आवश्यकता है। किसने कहा था? मोरारजी देसाई ने, आशीष बोस ने, अमर्त्य सेन ने, या APJ अब्दुल कलाम ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि आशीष बोस साहब ने। तो प्रसिद्ध जननांकीय विशेषज्ञ आशीष बोस ने कहा कि परिवार नियोजन कार्यक्रम हमारे देश में पूर्ण रूप से असफल हो गया है और उसकी सफलता के लिए एक बिल्कुल नए उपागम की आवश्यकता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न ये मत सोचिए कि नहीं आता है, आता है, क्योंकि ये जो है किसी आम आदमी का बताया हुआ नहीं है, प्रसिद्ध जननांकीय विशेषज्ञ का बोला हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। परिवार नियोजन का लक्ष्य क्या है, ठीक है। परिवार नियोजन कार्यक्रम का लक्ष्य क्या? लक्ष्य है जनसंख्या को कम करना, जनसंख्या को बढ़ाना, अनुकूलतम जनसंख्या को बनाए रखना, या मृत्यु दर को बढ़ाना। तो उत्तर हो जाएगा C, अनुकूलतम जनसंख्या को बनाए रखना। देखिए, परिवार नियोजन का कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य जो है अनुकूलतम जनसंख्या के स्तर को बनाए रखना है। देखिए, अब अनुकूल जनसंख्या क्या है, इस पे आप बात करते हैं। देखिए, संसाधन के हिसाब से हमारी जनसंख्या होनी चाहिए, संसाधन जिस हिसाब से हमारे यहाँ है उस हिसाब से जनसंख्या होनी चाहिए, उसका पूर्ण उपयोग हो, उसकी ऑप्टिमाइज करके जो है पूर्ण रूप से हमारा देश विकास करे, आर्थिक रूप से, हर तरीके से, सामाजिक रूप से, हर तरीके से विकास करे। देखिए, जनसंख्या बहुत कम होगी तो भी समस्या है, जो है सही तरीके से काम नहीं हो पाएगा, मानव संसाधन सही तरीके से नहीं मिलेगा तो जो है हमारा देश के, राष्ट्र के विकास में बाधक होंगे। और बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो सबको स्किल नहीं मिल पाएगा, वो जो है देश पे एक भार के ज़िंदगी जिएंगे और तब भी हमारा देश का विकास नहीं होगा, राष्ट्र का विकास नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि परिवार नियोजन का मतलब ये मत समझिएगा कि अब जनसंख्या को कम करना, नहीं, जनसंख्या को क्या करना, अनुकूलतम जनसंख्या को जो है बनाए रखना, ठीक है, अपने संसाधन के हिसाब से, अपने राष्ट्र के आर्थिक विकास के हिसाब से, सामाजिक विकास के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या, ये सारी चीज़ों को डिटेल में जानकारी दी गई है, कृपया करके जाके चैप्टर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 6वें पे आते हैं। भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक हैं। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक हैं, क्या है? बाल विवाह, विवाह की अनिवार्यता, पुत्र प्राप्ति की अधिक महत्व, ठीक है, यह सभी। तो उत्तर हो जाएगा यह सभी। देखिए, बाल विवाह होता है, पहले बचपन में विवाह होता था, 12-14 वर्ष के बच्चे हैं, शादी हो जाती थी, बच्चे में फिर बच्चे हो गए, क्योंकि उनको मैच्योरिटी तो है नहीं कि परिवार का क्या होता है, कैसे उनको संभालना है, कितना बोझ आता है, परिवार जब बढ़ता है तो उनको मैच्योरिटी नहीं है, क्योंकि बच्चा ही है और बच्चा जो है पैदा कर दिया, ठीक है। विवाह की अनिवार्यता, विवाह की अनिवार्यता, जो कुछ विवाह नहीं करना चाहते उनको भी जबरदस्ती लोग शादी करवा देते हैं, ठीक है, उससे भी जनसंख्या बढ़ती है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, किसी की 3 बेटियाँ हो गई तो चौथे के चक्कर में फिर बेटी हो गई, ऐसे करके जनसंख्या को बढ़ाया जा रहा है। 2 हो गया, जो हो गया छोड़ो यार, क्या करना है, ठीक है, उसी को अपन दे देना, वही संभालेगी। तो कहने का मतलब है कि बाल विवाह, विवाह के अनिवार्यता, पुत्र प्राप्ति की अधिक महत्व भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए क्या है? उत्तरदायी है। बाल विवाह, विवाह में अनिवार्यता और पुत्र प्राप्ति की अधिक महत्व। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 पे आते हैं कि निम्नलिखित आयु श्रेणियों में से कौन सी महिलाओं के प्रजनन आयु वर्ग के लिए रूप में मान्य है? कौन सी महिलाओं के प्रजनन आयु वर्ग के रूप में मान्य है? तो 15 से 45 वर्ष, 18 से 49, 15 से 49 या 20 से 45। तो उसका उत्तर हो जाएगा C। देखिए, ये बायोलॉजिकली है, ध्यान रखिएगा, हमारा संवैधानिक नहीं है, बायोलॉजिकली बात हो रही है, ठीक है, बायोलॉजिकली बात हो रही है कि तो 15 से 49 जो है आयु श्रेणियों की महिलाएं जो है प्रजनन आयु के वर्ग के रूप में मान्य है। इनको जो माना जाता है कि ये बच्चे पैदा कर सकती हैं। इसके बाद 49 के बाद तो मेनोपॉज हो जाता है, इसके नीचे जो है थोड़ा सा और समस्या है, बच्ची ज़्यादा छोटी रहती हैं।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 8 पे आते हैं। जनसंख्या के महत्वपूर्ण कारक के रूप में इनमें से कौन है जो जन्म और मृत्यु के स्तर को निर्धारित करता है? ठीक है, जनसंख्या महत्वपूर्ण कारक के रूप में इनमें से कौन है जो जन्म और मृत्यु के स्तर को निर्धारित करता है? तो बताइए, मृत्यु दर है, प्रजनन दर है, आयु घटक है, यौन घटक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि आयु घटक। देख लेते हैं आयु घटक क्या होता है। आयु घटक जनसंख्या के महत्वपूर्ण कारक के रूप में है जो जन्म और मृत्यु स्तर को निर्धारित करता है। यह समाज में बच्चों की संख्या अधिक होगी तो मृत्यु क्या होगा, दर अधिक होगा, श्रम शक्ति कम होगा। देखिए ध्यान सुनिए, अगर समाज में बच्चे और बूढ़े ज़्यादा होंगे तो मृत्यु ज़्यादा होगी, क्योंकि बच्चे और बूढ़े का इम्यून सिस्टम क्या होता है, कमजोर होता है, चांस होता है कि बीमारी होगा और ये जल्दी मरेंगे। देखिए ये जनसांख्यिकी एक चैप्टर होता है भूगोल में, उसके हिसाब से बात हो रही है। ये मत सोचिएगा अरे बच्चों को मार रहे हैं, बूढ़ों को मार रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं सोचता। ये भूगोल का जो है एक चैप्टर है, उसके हिसाब से बात हो रही है। तो जो जिस समाज में बच्चे और बूढ़े होंगे, ठीक है, बूढ़े होंगे ज़्यादा किसके अपेक्षा, युवा के अपेक्षा, तो उस समाज में मृत्यु दर अधिक होगी और काम का विकास, काम का लेवल कम होगा, काम कम होगा। क्यों? क्योंकि काम करने वाला वर्ग कम है, युवा वर्ग कम है, तो काम कम होगा तो राष्ट्र का विकास कम होगा, ठीक है। यही उल्टा जिस देश में युवा वर्ग ज़्यादा है, युवा वर्ग ज़्यादा है, ये वर्ग ज़्यादा है और ये वर्ग कम है, तो वहाँ पे मृत्यु दर भी कम होगा और राष्ट्र का विकास ज़्यादा होगा, तेजी से होगा, ठीक है। और क्या होगा, वो जो है देश अच्छी तरह से प्रगति करेगा। तो वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। बढ़ती जनसंख्या दर, अतिरिक्त अर्जक के रूप में बच्चों की महत्ता का एहसास, घटती मृत्यु दर, विवाह की बढ़ती उम्र। निम्न में से कौन भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण है? जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? अनियंत्रित तरीके से जनसंख्या का बढ़ना क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट कहलाता है, ठीक है। तो कहा कि जनसंख्या विस्फोट के कारण हैं। देखिए कारण कौन कौन है भाई, देख लीजिए। बढ़ती जन्म दर बिल्कुल कारण है ये। तो अतिरिक्त अर्जक के रूप में बच्चों की महत्ता का एहसास, ठीक है, ये भी कारण है। इसमें जो है बच्चे लड़कों के ज़्यादा ध्यान देते हैं लोग। घटती मृत्यु दर, देखिए जब से चिकित्सा सुविधा बढ़ गई ना, तब से लोग जो है कम मरने लगे। क्यों? क्योंकि सुविधाएं बढ़ गई चिकित्सा वाली, तो कोई रोग से आजकल बहुत कम मरते हैं। तो क्या होता है, लोग जिंदा रहते हैं, तो भी जनसंख्या बढ़ने के कारण है। और विवाह की बढ़ती उम्र, देखिए विवाह की बढ़ती उम्र जो है जनसंख्या बढ़ने के कारण नहीं है, ये घटने के कारण है, ठीक है। तो ये तीनों उत्तर सही हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब उम्र बढ़ता है ना तो मैच्योरिटी आती है, और मैच्योर आदमी जो है कभी भी 2 बच्चे से अधिक पैदा नहीं करेगा। एक ही कभी, आजकल तो लोग एक ही पे मान जा रहे हैं, छोड़ो यार जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, एक ही पे मान जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है, और बढ़ती उम्र के बाद जो है बच्चा पैदा करने की क्षमता भी थोड़ा सा कम हो जाती है, ये भी होता है। तो आगे बढ़ते हैं। भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण में बढ़ती जन्म दर, अतिरिक्त अर्जक के रूप में बच्चों की महत्ता का एहसास और घटती मृत्यु दर शामिल है। विवाह की बढ़ती उम्र जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायता होगी, ठीक है। विवाह की जब उम्र बढ़ेगी तो क्या होगा, जनसंख्या के रूप में सहायता करेगी, रोकने के रूप में। इसके आपको बता चुके हैं किस तरह। एक तो मैच्योरिटी आ जाएगी, सोचेगा आदमी, और जो है दूसरा उम्र बढ़ने के हिसाब से जो है बच्चों को पैदा करने की क्षमता थोड़ा सा क्या रहती है, कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 10 पे आते हैं। जनसंख्या वृद्धि का कौन सा कारण नहीं है? जनसंख्या वृद्धि का कौन सा कारण नहीं है की बात हो रही है। तो विवाह की निम्न आयु, उच्च अशिक्षिता, परिवार नियोजन के प्रति धार्मिक मनोवृत्ति या व्यवसायिक शिक्षा। तो कारण नहीं है की बात हो रही है। तो विवाह की निम्न आयु तो कारण है भाई, विवाह की छोटी उम्र होगी तो जो है जनसंख्या बढ़ेगी, जान चुके हैं। उच्च अशिक्षिता माने शिक्षा का लेवल कम होगा तो भी जनसंख्या बढ़ेगी। और परिवार नियोजन के प्रति धार्मिक मनोवृत्ति, देखिए जो धार्मिक मनोवृत्तियाँ है ना, चाहे वो किसी धर्म की हो, वो जनसंख्या पर लगाम नहीं लगाती, वो बच्चों को प्रसाद समझती हैं। अरे आने दो आने दो आने दो, ठीक है, कोई भी धर्म की बात है, हर धर्म की बात कर रहे हैं, अरे भाई भगवान का प्रसाद है, भगवान का आशीर्वाद है, आने दो। तो देखिए हर चीज़ जो है धर्म से नहीं नियोजित होता है, ठीक है। कृपया करके जो है ऐसी चीज़ों पर लगाम लगाइए जो धर्म से गलत चीज़ें निकलती हैं। एक शिक्षित आदमी ही ऐसी चीज़ों को सोच सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब जो व्यावसायिक शिक्षा होता है वो जो है
क्या है? कारण नहीं है। मतलब ये तो एक तरह से व्यावसायिक शिक्षा तो एक तरह से क्या कहते हैं, हाँ, मतलब उच्च स्तरीय शिक्षा होता है, तो लगाम ही लगाएगा, रोकेगा ही। तो विवाह की निम्न आयु, उच्च अशिक्षिता, अशिक्षिता है, ध्यान रखिएगा, अशिक्षिता है, शिक्षिता नहीं है। परिवार नियोजन के लिए प्रति धार्मिक मनोवृत्ति जनसंख्या वृद्धि के कारण है, जबकि जो है व्यावसायिक शिक्षा जनसंख्या वृद्धि का संबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 11 पे आते हैं। एक औसत व्यक्ति जितने साल जीवित रहने की प्रत्याशा कर सकता है उसे कहा जाता है। एक औसत व्यक्ति जितने साल जीवित रहने की प्रत्याशा माने होता है इच्छा, क्या होता है? इच्छा, ठीक है। एक औसत व्यक्ति जितने साल जीवित रहने की प्रत्याशा कर सकता है उसे क्या कहते हैं? जीवन आशा, जीवन समय अवधि, जनन शक्ति, या उपयुक्त में से कोई तो उत्तर हो जाएगा, यानी कि जीवन आशा। एक औसत व्यक्ति जितने साल जीवित रहने की प्रत्याशा कर सकता है उसे जीवन आशा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 12 पे आते हैं। जनसंख्या विश्लेषण में निम्न में से कौन सी अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? जनसंख्या के विश्लेषण में निम्न में से कौन सी अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी बात हो रही है। तो जन्म दर, मृत्यु दर, जनन दर और परिस्थितिकी दर, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, तो यह उत्तर हो जाएगा। बाकी देखिए, सब कुछ समझाया जा चुका है चैप्टर में, जाकर देखिएगा। जन्म दर अगर बहुत अधिक होगी मृत्यु दर से, जनसंख्या बढ़ेगी। कम होगी तो जनसंख्या घटेगी। मृत्यु दर बहुत अधिक होगा जन्म दर से, तो जनसंख्या घटेगी। और कम होगा तो क्या होगा? बढ़ेगी जन्म दर से। जनन क्षमता जो है, देखिए कम उम्र में जनन क्षमता ज़्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए जब कम उम्र के बच्चों की शादी होती है तो बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई तुरंत अप्लाई किया, मामला सेट हो जाता है, ठीक है। और बड़ी उम्र में थोड़ा सा समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं, तो जल्दी जो है बच्चे टिकने के चांस कम होते हैं, तो भी समस्या होती है। तो जनन क्षमता की भी बात होती है इसमें, ठीक है। जनसंख्या विश्लेषण के में जन्म दर, मृत्यु दर और जनन क्षमता अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि पारिस्थितिकी दर जो है कम महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, 13 पे आते हैं। जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, ऐसा किसने कहा है? ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जनसंख्या वाले चैप्टर में, ठीक है। और इसको ढंग से याद कर लीजिएगा कि जनसंख्या जो है ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं। चैप्टर जाके पढ़िएगा, बहुत ढंग समझाया हूँ इसको। कहने का मतलब है कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है और उस हिसाब से संसाधन नहीं बढ़ते हैं, संसाधन उस हिसाब में बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं। इसको किसने कहा है? तो माल्थस साहब ने कहा है, फ्राइड ने कहा है, के डेविस ने कहा या माइक वेबर ने कहा, तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि माल्थस साहब ने इस बात को कहा है। तो देख लीजिए, माल्थस साहब का क्या कथन है कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जबकि जीवन के साधन जो है गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं। जीवन का साधन मतलब होता है संसाधन, ठीक है। संसाधन जो भी हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, यूज करने की चीज़ें, कोयला पेट्रोलियम जो भी है संसाधन है, उसका क्या है, उस अनुपात में नहीं बढ़ती हैं, बहुत धीरे अनुपात में बढ़ती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 14 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री ने प्रमुख रूप से जनसंख्या अध्ययन पर रुचि दिखाई है? इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है, कि आपने जो विषय के बारे में कितनी जानकारी है आपको, चैप्टर के बारे में। तो ये सब चैप्टर जो पढ़ेंगे वो वाला तो ऐसे देख देख के इसे प्रश्न का आंसर बता देंगे आप लोग। चलिए देखते हैं, मार्क्स हैं, वेबर हैं, रिकॉर्ड्स हैं या माल्थस, तो उसको उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि माल्थस साहब का अर्थशास्त्र में जो है जनसंख्या, खासतौर से जनसंख्या के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अध्ययन है, ठीक है, और उनका खोज है। तो माल्थस ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने जनसंख्या अध्ययन पर रुचि दिखाई है और कहा है कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जबकि जनसंख्या के साधन जो है गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं। इस चीज़ को देख चुके हैं, स्टेटमेंट हम रट जाना चाहिए, कौन बोला है अभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया है? जनसंख्या का अध्ययन के लिए सामाजिक केशिका की अवधारणा का अध्ययन किसने किया है? उसका उत्तर जाएगा माल्थस है कि एड्यूमा है कि दूरकीमा की कार्ल मार्क्स है, उत्तर जाएगा भी, यानी कि एड्यूमा। तो देखिए, सामाजिक केशिका का सिद्धांत एड्यूमा द्वारा फ्रांसीसी जनसंख्या के वृद्धि के अध्ययन पर आधारित है। फ्रांसीसी जनसंख्या के वृद्धि के अध्ययन पर आधारित है। ड्यूमा के अनुसार किसी भी राष्ट्र में संख्या का विकास वहां के वैयक्तिक विकास के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी राष्ट्र का विकास वहां के वैयक्तिक विकास के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि उल्टा होता है, ठीक है। कहने का मतलब
ध्यान सुनिएगा। ड्यूमा के कथन के अनुसार जो है सामाजिक केशिका का सिद्धांत कहा गया है। ड्यूमा के इस सिद्धांत को क्या कहा गया है? सामाजिक सिद्धांत कहा गया है। किसको? कि व्यक्तिक विकास को के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या? उस राष्ट्र का विकास। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 16 पे आते हैं। जनसंख्या वृद्धि पर माल्थस ने सकारात्मक नियंत्रण के रूप में किसकी पहचान की है? जनसंख्या वृद्धि पर माल्थस ने सकारात्मक नियंत्रण के रूप की किसकी पहचान की है? ब्रह्मचर्य का, हिंसा का, महामारी का, उपयुक्त में सभी का। तो उत्तर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त में से सभी का। जनसंख्या वृद्धि पर माल्थस ने सकारात्मक नियंत्रण के रूप में ब्रह्मचर्य का, हिंसा का और महामारी का पहचान किया है। ठीक है, ब्रह्मचर्य मतलब कि शादी न करना। हिंसा का मतलब क्या होता है कि आपस में जब दो देश लड़ते हैं तो कई लोग मारे जाते हैं। महामारी मतलब हैजा आ गया, प्लेग आ गया, कोरोना आ गया, बहुत लोग साफ हो गए, तो महामारी हो गई। तो उससे क्या होता है? उससे भी जनसंख्या नियंत्रण होता है, जो प्रकृति करती है अपने अपने हिसाब से। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। आपसे निवेदन है कृपया करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। अंतिम प्रश्न नहीं है, 2 प्रश्न है। ठीक है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, इतना कह रहे हैं। माल्थस के अनुसार जनसंख्या अधिक नियंत्रण के अकाल का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या अधिक के नियंत्रण में अकाल एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। अकाल माने सूखा पड़ गया, भूखमरी आ गई, ये सब अकाल में आते हैं, फ्लड आ गया। ठीक है, निरोधक रोकथाम है, नकारात्मक रोकथाम है, सकारात्मक रोकथाम है, या अस्वस्थ रोकथाम का है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि निरोधक रोकथाम का है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या अधिक के नियंत्रण में अकाल निरोधक रोकथाम के रूप में उदाहरण है। सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। निरोधक रोकथाम क्या होता है, नकारात्मक रोकथाम क्या होता है, सकारात्मक क्या होता है, सब कुछ आप जाके देख सकते हैं लिस्ट में जाके, और लेक्चर को पढ़ सकते हैं। देखिए, बुक से तो सब पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक से पढ़ना होता तो अध्यापक की ज़रूरत क्यों पड़ती? ठीक है करोड़ों का पैकेज अध्यापक ले रहा है, किस लिए? बुक से अगर पढ़ना ही होता। ठीक है, तो अध्यापक का बहुत महत्व है। कम समय में जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं आपको, जो आप जो है बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप जनसंख्या का ध्यान रखें और जनसंख्या आपकी स्वयं देखभाल करेगी, यह नारा विश्व जनसंख्या सम्मेलन में दिया गया, यह आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया था? कि आप जनसंख्या का ध्यान रखें, जनसंख्या आपकी स्वयं देखभाल करेगी। कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप नियोजित जनसंख्या को रखिए, जनसंख्या नियोजन करिए। ठीक है, परिवार नियोजन में से जनसंख्या नियोजन होगा। तो नियोजन का मतलब होता है कि आप अपने संसाधन के हिसाब से अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करिए, और जो है आपका राष्ट्र का विकास अपने आप होगा। तो वही बात है कि आप जनसंख्या का ध्यान रखें, जनसंख्या आपके स्वयं ध्यान रखेगी। यह नारा कहाँ पे लगा था? तो बेलग्रेड में लगा था, अल्माटा में लगा था, बुखारेस्ट में, या काहिरा में। तो उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि काहिरा में लगा था। तो जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1994 में काहिरा में आयोजित हुआ था। जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1994 में काहिरा में हुआ था। इसका नारा दिया था कि आप जनसंख्या का ध्यान रखें और जनसंख्या आपका स्वयं ध्यान देखभाल करेगी। चलिए, आशा है कि सेशन अच्छा समझ में आ रहा होगा। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।